एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम समाप्त हो गया और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सोशल साइंस को लेकर है, क्योंकि सबसे अधिक विषय यहाँ पे है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बहुत सारा समस्या है। बहुत सारा सब्जेक्ट होने के कारण कहीं अधिक प्रश्न रुला दिया गया है और कहीं प्रश्न इतना डाउन पूछा गया है जो यदि गलत करते हैं तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और ऑफिसर एकेडमी का सोशल साइंस के पूरा टीम मेरे साथ है और सोशल साइंस पर चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी आज एग्जाम दे दिए हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। जो आने वाले समय में सोशल साइंस वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, इस पर सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सोशल साइंस में किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक समस्या हुआ? समस्या सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर में हुआ। छात्र इकोनॉमिक्स के शिक्षक भी हमारे बताएंगे, छात्र इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो कोर सिलेबस है वहीं से कोई प्रश्न नजर नहीं आ रहा है। 2-4-5 प्रश्न नजर आया तो आया, अन्यथा दूसरे के प्रश्नों पर देखकर मुस्कुरा देना है। लेकिन जितने भी भाई बहनों ने आज इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट चुनकर पेपर दिया था उनके लिए आज उतनी खुशी वाली बात नहीं है। हकीकत में प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर में बच्चों को परेशान किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो कठिनाई का स्तर दिखेगा वो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दिखेंगे भूगोल सेगमेंट के अंदर में। भूगोल में भी काफी ट्रिकी क्वेश्चंस है, इतिहास के अंदर में भी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस बात को समझिए कि 40 प्रश्न के अंदर में अगर 18 प्रश्न एक नजर में बनने वाले हैं, इसका मतलब पेपर आसान नहीं होता है। इस बात को आप समझिए कि अगर पूरे प्रश्न को उस पर आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अगर 40 प्रश्न पूछा गया उसमें अगर 15, 17, 18 एक नजर में बन रहा है, बाकी प्रश्न चुनौती है, तो किसी भी प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के ज्ञान दे दें कि अरे बहुत आसान था, ये कहना बहुत आसान है। हकीकत में प्रश्नों का स्तर अगर आप देखेंगे तो इजी नहीं कह सकते हैं। प्रश्न जो है मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री का, इतिहास के अंदर में हमारे पास बहुत सारे शिक्षक हैं जो बताएंगे बारी बारी से। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में कोई बहुत चौंकाने वाले प्रश्न नहीं आए हैं। जो बिल्कुल बेहद सरल प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हाँ, जिन्होंने अगर पूरा टॉपिक बीच बीच में छोड़ के पढ़ा होगा उनके लिए वो प्रश्न नहीं है। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जहां बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ओवरऑल पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को एलिवेट कर लिया गया है। शुरू से लेकर के अंतिम तक के टॉपिक्स को कवर करते हुए प्रश्न पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं अपने विषय में यह कह सकता हूं कि प्रश्न जो है, अगर प्रश्न जो है आसान लेवल में अगर मॉडरेट करें, 1 to 12 में अगर बात करें तो प्रश्नों का स्तर मैं 4 से 5 में दूंगा, मैक्सिमम 5 तक जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा कठिन प्रश्न आप नहीं कह सकते। विश्व इतिहास के अंदर में कठिन थे, उसमें 61 टिप्पणी करेंगे। बाकी और भी शिक्षक हैं जो बारी बारी से अपने खंड को बताएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में प्रश्न बनने लायक थे, इसमें कोई बात नहीं। सर आपके सेक्शन में कैसा रहा? मेरी सेक्शन में विश्व इतिहास में जहां तक बात है प्रश्नों की, तो सबसे पहले इसको 2 भागों में हम लोग बांट लेंगे। ऐसा क्वेश्चन था कि थ्योरेटिकल पोर्शन से जो प्रश्न थे तो उसमें बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता थी। हाँ, ये मैंने जरूर देखा कि एनसीईआरटी को कवर अप किया गया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो कितना परसेंट एनसीईआरटी को कवर अप किया गया? एनसीईआरटी को लगभग 80% एनसीईआरटी से प्रश्न हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 20% क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तभी आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो आप जवाब नहीं दे सकते। डाटाबेस पर कितना था? डाटाबेस पे अगर कहा जाए ऐसे प्रश्न जो डाटाबेस पे हो तो वो लगभग मैंने देखा है कि 40% क्वेश्चंस में डाटाबेस हैं। डायरेक्ट इसलिए पूछा गया कि ये युद्ध किन के बीच में हुआ है, तो इसको हम लोग डाटाबेस में ही काउंट करते हैं बेसिकली। जो 9th 10th वाले बच्चे हैं, 11th 12th वाले बच्चे हैं, उनको क्या कहिए? देखिए 11th 12th वाले बच्चों को हम यही कहेंगे कि विश्व इतिहास के प्रश्न आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ऑफिसर एकेडमी ने आपको सारी चीजें पढ़ाई है, तो बचा हुआ समय में आप बस यही करिए कि विश्व इतिहास के एनसीईआरटी के पुस्तकों को पढ़ जाइए, बढ़िया से अच्छा रहेगा। और खास करके मैं क्लास 11th की पुस्तक पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा, उससे जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि आज के जो प्रश्न थे, आज के मैक्सिमम प्रश्न जो है वो 9th के बुक से उठाए गए थे। बहुत सारे प्रश्न थे ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रत्नेश सर से जानेंगे, सर आपका जो सेक्शन है हिस्ट्री का, उसमें कितना समस्या हुआ? देखिए पिछला बार 6 to 8 की बात की जाए तो चूंकि हम प्राचीन इतिहास मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, और आज खुशी इस बात का है कि एक प्रश्न पिछला बार 6 to 8 में प्राचीन से इन्होंने पूछा था, लेकिन इस बार 6 प्रश्न देखने को मिला है प्रश्न पत्र में, तो एक बहुत बड़ी खुशी है। चूंकि अब 1 और 6 में अंतर है, 1 से 6 हो गया। जी 6 प्रश्न इस बार डाले गए। और बच्चे बहुत सारे छात्र जो हमें लाइव देख रहे हैं अभी, वो लोग इस बात को देख रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास को इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अब आज के प्रश्न पूछने से इनको पता चल गया होगा कि शायद एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है। जी बिल्कुल। आने वाले जो विद्यार्थी हैं, 9th 10th वाले हैं या 11th 12th वाले हैं या 1 to 5 में जो हिस्ट्री, क्या देखें अभी? देखिए आने वाले जो भी छात्र हैं वो आगामी हमने 6 प्रश्न जो देखा उसमें वैदिक काल के जो प्रश्न है, और आप देखें मगध एम्पायर से जो सवाल है वो 3 प्रश्न वहां से डायरेक्ट हैं। 2 प्रश्न आपका जो है हर्षवर्धन से, आप देखें पुष्यभूति वंश से, और 1 प्रश्न जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये 6 प्रश्न, जिसमें हमने 4 प्रश्न डायरेक्ट हमारे पेड बैच के नोट्स हैं हमारे चैनल पे। 4 प्रश्न? जी 4 प्रश्न, जी 6 में 4। जी उसका स्क्रीनशॉट भी हम प्रमाण में दिखाएंगे आगे आपको बच्चों। चलिए, परसेंटेज तो आप 80% जी थैंक यू।
सबसे अधिक समस्या इकोनॉमिक्स को लेकर है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स पर ही चर्चा करेंगे। सर ऐसा क्या हो गया आपके सेक्शन में, आपके सब्जेक्ट में? विद्यार्थी भी लगातार कह रहे हैं ये इकोनॉमिक्स है कि है क्या भूगोल? ये तो खुद आपको विचार करना चाहिए। पेपर मेरे सामने है। जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि जंग लगने की जो गतिविधि है वो किस उस कॉन्सेप्ट को आप इकोनॉमी में डालेंगे या केमिस्ट्री वाले चैप्टर में? केमिस्ट्री में डालिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि एशियन चीता विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित हुआ, इसको आप किस सेक्शन में डालना चाहेंगे? मतलब एक मिनट सर, इकोनॉमिक्स यदि आपको पढ़ाना है तब साइंस पर भी जाना पड़ेगा। नहीं, वो बात तो अलग बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जनरली जब हम पढ़ते हैं 9th क्लास से एनसीईआरटी की बात करें, 10th क्लास के एनसीईआरटी की बात करें, प्रोडक्शन पे हम पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। और बड़े लेवल पर जाकर हम निश्चित तौर पे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई कैटेगरीज होती हैं। लेकिन जब आप ये पेपर देखेंगे तो पेपर देखने के बाद ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर, जैसे हम इकोनॉमिक्स में सामान्यतः हर मतलब यूपीएससी लेवल पर भी हम पढ़ते हैं, जीडीपी के विषय में पढ़ते हैं, मनी बैंकिंग के विषय में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के विषय में पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं कि कई ऐसे सेक्शन है, फिजिकल पॉलिसी के विषय में पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन आपको शायद इसमें से कोई भी डायरेक्टली प्रश्न एक भी दिखने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर टोटल प्रश्न में एक भी नहीं, एक दो हम कह सकते हैं। कितना प्रश्न को आप छाट सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? एक हम देख सकते हैं जो हमारे पास जो अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 4 जो सीधे तौर पे ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निश्चित तौर पे जो हमारे देश में परसेंटेज के हिसाब से सर, परसेंटेज के हिसाब से अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, लगभग 10% भी डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है वहां से नहीं है। मात्र 10%। यदि यही खेला 9th 10th 11th 12th में हो गया तब क्या होगा? इसके लिए कहना ये चाहूंगा, आप जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब किसी को मैं ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो निश्चित तौर पे हर जगह एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। कहीं ना कहीं चीता कब विलुप्त हुआ, 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, आपसे ये प्रश्न बन जाएगा, चिंता लेने की बात नहीं है। लेकिन जो कोर इकोनॉमिक्स का प्रश्न होगा निश्चित तौर पर मैंने जो पढ़ाया होगा वहां से प्रश्न आपको दिख सकता है। सर TRE 1 TRE 2 TRE 3 कैंसिल हो गया, फिर हो रहा है, उसमें इसमें इकोनॉमिक्स का लेवल में क्या? जैसे दूसरी चीज, TRE 1 का जब हमने एनालिसिस किया था तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन क्या की गई है, पूछी गई है। एनसीईआरटी की लाइन पूछी गई है कि किस कंपनी ने कब किसको किस कंपनी को खरीदा, या फिर बिहार की इकोनॉमी की बात करें तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से मतलब 17-18 प्रश्न आउट ऑफ हम कह सकते हैं 40, यानी कि 50% जो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पे चाहे आप हो या मैं हूं या कोई भी शिक्षक होता है वो एग्जाम की टेंडेंसी को देखता है, और एग्जाम की टेंडेंसी को देखते हुए वो क्या करता है, अपने बच्चों को गाइड करता है और अपने बच्चों के साथ मेहनत भी करता है। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं बिहार के इकोनॉमी से सर्वे वगैरह भी कुछ भी ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिले। तो फिर हम वही कहना चाहेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और सारे विषय को देखते रहिए। अगर पास करना है तो निश्चित तौर पे कौन सा प्रश्न किस विषय में पूछा जाएगा ये कहना मुश्किल है। यानी आज यदि इकोनॉमिक्स में पूछा गया तो कल पॉलिटी पर भी हो सकता है, कल हिस्ट्री पर भी हो सकता है, कल ज्योग्राफी पर भी हो सकता है, या किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक बने रहिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। सर आपका सब्जेक्ट कैसा रहा? राजनीति विज्ञान। कैसा प्रश्न रहा? अच्छे थे प्रश्न, परंतु जैसा कि सर ने कहा कि 10-15 सामान्य प्रश्न देखकर पूरे प्रश्न के बारे में आप जो है एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 40 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो उसमें 10-15 निश्चित रूप से PYQ या फिर जो हम लोग पढ़ाते हैं कोर सेक्टर के थे, परंतु एक से अधिक वाला जो विकल्प है वहां पर परीक्षा भवन का जो तनाव होता है, हम लोग भी परीक्षार्थी रहे हैं, 2-3 स्लिप मिस्टेक नहीं करना है। जैसे प्रारूप समिति में हम ही लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ गलत आंसर हो गया, फिर हम लोग ईयर पर देखे तो मैक्सिमम लड़के वहां पर 99% लड़के जो वहां पर गलत किए होंगे उस प्रश्न को। तो प्रश्न जो है 3-4-5 कह सकते हैं कठिनतम, चूंकि लोकतंत्र पर जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो नहीं भी मिला, सर्च करने पर भी नहीं मिला, तो उससे सिलेक्शन निर्भर नहीं करता है, कठिनतम प्रश्न तय नहीं करता है। इस प्रश्न में कम से कम जो विद्यार्थी गलत किया होगा, सामान्य प्रश्न, कठिनतम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपके जो है प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, अगर वह पूछा जाए तो यह गलत नहीं करना है, सब कोई बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें यदि 3 भाग में आपका सब्जेक्ट को बांटते हैं, आसान प्रश्न, उससे थोड़ा सा भास्ट और सबसे भास्ट, तो कितना क्वेश्चन आप? 10 से 15 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आसान थे, एकदम आसान, बिल्कुल। मतलब नहीं, जो परीक्षार्थी पढ़ा होगा, विषय को पढ़ा होगा, सबके लिए आसान नहीं कह सकते हैं। एक से अधिक प्रश्न पर जो है सभी आयाम पर सोचना पड़ता है, और खासकर परीक्षा भवन का जो तनाव है हम कह रहे हैं अलग रहता है। सामान्य प्रश्न यहाँ पर भी, तो जो परीक्षार्थी सामान्य प्रश्न कम गलत किया होगा नहीं और गहनता पूर्वक पढ़ा होगा, इधर जो खासकर ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा जो सीरीज कराया गया, हम ज्यादा दिन की बात नहीं, पीछे अगर 15-20 दिन की बात मैं करूं तो उसमें चाहे रिवीजन बैच हुआ या संपूर्ण सीरीज हुआ या एनसीईआरटी हुआ, हमारे साथ प्रशांत सर भी हैं, तो कठिनतम प्रश्न भी हम लोग कराए हैं। 2-3 प्रश्न यदि छोड़ दिया जाए तो ये 15 से 20 दिन का उस सारा सेगमेंट में आपको मिल जाए। सर पिछला बार एक ही टॉपिक से उठा दिया गया था, एक ही चैप्टर से कई सारा प्रश्न पूछा गया, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार वैसा नहीं, बैलेंस बनाया गया है, प्रश्न अच्छे थे,
कोर सेक्टर के प्रश्न थे। इसमें 10-15 क्वेश्चन जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता रहा है वह प्रश्न थे, तो उसको बनाने में दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी तो जो है स्टेटमेंट बेस्ड, अब लोकतंत्र पर हजारों स्टेटमेंट हो सकते हैं। ध्यान रख के बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखकर बनाना पड़ेगा। और अंतिम समय में यह कहना चाहूंगा जिनका परीक्षा बचा हुआ है कि नया कुछ करने की सर ने भी कहा है, जो आप पढ़े हैं अपना सिनॉप्सिस, अधिकांश लड़के गलती का जो है यहीं पर होता है। 1 से 2 दिन जो बचा हुआ है, कुछ डेट हो सकता है, कुछ संविधान संशोधन हो सकता है, कुछ समितियां हो सकती है, कुछ स्रोत का प्रश्न हो सकता है। उन प्रश्नों पर कंसंट्रेट कर, मतलब अपने बनाए हुए नोट्स पर कंसंट्रेट, संतुलन बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत सर, आपका सब्जेक्ट कैसा रहा? राजनीति विज्ञान था हमारा सब्जेक्ट और बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। और हमने यूट्यूब पर जो क्लासेस एनसीईआरटी के लिए ली थी, 6 से 12 क्लास का एनसीईआरटी हमने पढ़ाया था, और उसमें से 40 में से 38 क्वेश्चन जो है वो हूबहू आए थे। उसका 38 क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी वो ओपन है यूट्यूब पे, तो ऑलरेडी ओपन है उसका स्क्रीनशॉट। 38 सवालों का लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो टीजीटी के छात्र हैं वो 9, 10, 11, 12 पर अपनी पकड़ बनाए, एनसीईआरटी पर सारे प्रश्न वहीं से होंगे। ज्यादातर तो फोकस किया गया इसमें 9 और 10 पर किया गया है, जबकि 5-6% 9-10 का लगभग? मान के चलिए 60 से 70% सवाल 9-10 पर सिर्फ है। और उसमें भी 2 टॉपिक है जिनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, जो हमेशा मैं लोग बताता था। पहला लोकतंत्र का चैप्टर और दूसरा संघवाद का चैप्टर, जहां से 4-4 सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। यानी 20% के आसपास जो सवाल है हमारे, 25% सवाल, वो सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स को टारगेट कर करके आप कर सकते हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी जो एग्जामिनेशन होगा 9-10 के जो एलिजिबल है बच्चे, वो आपका 9, 10 और खास कर करके 11th क्लास का जो पॉलिटी की जो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और 12th क्लास का जो समकालीन भारत की राजनीति है, ये किताब से सबसे ज्यादा प्रश्न वहां पे पूछे गए। एग्जैक्टली 38 क्वेश्चन वहां पर हूबहू आपको यूट्यूब पे मिलेगा, एकदम ओपन है। बहुत 7-8 ऐसे सवाल हैं जिनके सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उनके जो ऑप्शन है ना, वो भी हमारे हूबहू मिलते हैं। 40 प्रश्न में आप कैसे बांटिएगा, कैटेगराइज अगर करते हैं तो क्या 40 लेवल? प्रश्न में कम से कम 15 से 17 सवाल ऐसे थे, बहुत इजी थे, जो हर एक बच्चे को पता होता है। लुसेंट रटने वाले को भी पता होता है ना कि कब बना संविधान सभा का गठन, कब हुआ, बी.आर. अम्बेडकर कौन थे, ये सब 15-20 सवाल आएंगे। कम से कम 10 से 12 सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन 7 से 8 सवाल जो हैं वो डिफिकल्ट हैं। यानी कि वो वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिनका एनसीईआरटी के ऊपर अच्छा खासा पकड़ होगा, जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, खासकर लोकतंत्र और फेडरलिज्म जैसे जो आपके चैप्टर्स हैं उसके ऊपर, संघवाद का जो चैप्टर है उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सब्जेक्ट रुलाया या मुस्कुरा दिया? देखिए, इस बार जो भूगोल की अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले हर बार से जो भूगोल के क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, और इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं भूगोल की भूमिका बहुत बड़ी रही है। दोनों जगह बाजी मारी। बिल्कुल, दोनों जगह हम बाजी मार लिए हैं, और बच्चों से और अपने भारत के भविष्य से यही कहना चाहते हैं कि भूगोल को हमेशा पकड़ के रखिए, वो कभी भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जिस तरह के आंकड़े आज देखने को मिले, डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला, 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप पढ़ करके बना सकते थे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे शायद जल्दी ना बने अगर आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी अगर आप क्लास 9 बिहार शिक्षक भर्ती में अगर हम देखते हैं, पिछले कई टीआरई हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ है, उसमें एनसीईआरटी की भूमिका जो है बहुत ही ज्यादा रहा है। तो अगर एनसीईआरटी का बात करते हैं तो कौन सा एनसीईआरटी उपयुक्त रहेगा, तो 9वां और 10वां क्लास का एनसीईआरटी आपका गेम चेंजर हो सकता है। आने वाले तमाम टीआरई में 9th और 10th जो है आपके भविष्य को बदल सकते हैं। तो हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि एनसीईआरटी 9वां और 10वां को बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़िए, क्योंकि जो 9वां में है साक्ष रूप से वही 11th क्लास में भी है, और जो 10वां में है वही आपका 8वां और 12वां में। तो अगर आप 9 और 10 एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल। और भूमिका तो आप देख ही सकते हैं कि टीआरई 3 में जो 6 to 8 का जो अभी एग्जाम हुआ था, उसमें भूगोल जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के पेपर में हो या भूगोल के भी पेपर में हो। और आज तमाम बच्चे 2 ऑफिसर्स एकेडमी से जो जुड़े थे, जो हमसे पढ़े हैं, और जो हमारे हमेशा से वादा रहा है 2 ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जो हम खड़ा होकर के बोलते हैं भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे, तो भैया बिल्कुल, तो ये बात आज हमने साबित कर दिया इस मंच पे कि जी हाँ 36 आएंगे और 36 जाएंगे, लेकिन भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑफिसर्स एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आपका रिजल्ट होने वाला है, ये तय है। आगे जो 9th 10th वाले हैं, 11th 12th वाले हैं, या 1 to 5 में हैं, उसमें भी 7-8 प्रश्न ज्योग्राफी पूछा जाएगा, क्या करेंगे? देखिए, ये गलत आंकड़े हैं कि 8 प्रश्न पूछे जाएंगे।
पिछले कुछ परीक्षाओं में पीआरटी के जो क्वेश्चंस है भूगोल के, उनके स्तर को भी बढ़ाया गया और जो है मार्किंग को भी बढ़ाया गया। तो लगभग 15 क्वेश्चंस जो है आपके पीआरटी में आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यावरण मिला करके। तो जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ा है 9वां और 10वां, वो यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है, तो वो एक बार फिर से वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला। और संपूर्ण भूगोल का जो सीरीज है, जो बिहार भूगोल का सीरीज है, वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर। और यही बात हमने पहले भी दोहराया था, और आज 6 to 8 वाले हमारे धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले हमने बोला था कि ये 5 वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, और यही हुआ। आज भी जितने भी क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं उस वीडियो से ही आए हैं, क्योंकि वहां तमाम जो ऊर्जा है शिक्षकों ने अपना दे दिया था, और मैंने भी अपना पूरा ऊर्जा जो है उस पर दिया। तो वो 5 वीडियो किसी भी बच्चों के लिए गेम चेंजर होंगे, चाहे पीजीटी के हो, टीजीटी के हो, या फिर पीआरटी के। और पीआरटी वाले टेंशन नहीं लेना है, ऐसा मत सोचिएगा कि आज का पेपर अगर मुश्किल है तो कल का पेपर जो है आपका हार्ड होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड और आसान कुछ नहीं होता है भैया। अगर आप पढ़े हो आसान है, नहीं पढ़े हो तो मुश्किल है। तो बस जो भी सोशल साइंस के तैयारी करना चाहते हैं, या आगे तैयारी कर रहे हैं, या आगे एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज जो एग्जाम दे दिए हैं वो खुद देख लिए, आने वाले समय में जिनका कल परसों